हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 26 दिसंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे, जानेंगे कौन कौन सी ऐसी अपडेट है जो कि हमारी परीक्षा के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए देखते हैं 26 दिसंबर का करंट अपडेट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का समापन हुआ। तो 25 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का समापन हो गया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संबोधन दिया था। इससे पहले 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का उद्घाटन किया था। तो 22 दिसंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक चलने वाला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का समापन हो गया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस इवेंट को संबोधित किया था। क्वेश्चन बनता है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का थीम क्या था। तो थीम था आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान, ये थीम था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यूनिसेफ ने लॉन्च किया कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड। तो हाल ही में यूनिसेफ ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड को कोवैक्स खरीद समन्वयक एवं खरीद एजेंट के रूप में लॉन्च किया है। तो कोवैक्स का लक्ष्य कोविड-19 टीकों को विकसित करना, खरीदना, समान रूप से वितरित करना, इसका करना है, ठीक ना। तो कोवैक्स का क्या लक्ष्य है? टीकों को विकसित करना, खरीदना और समान रूप से वितरित करना। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? CEPI कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन वैक्सीन गठबंधन और गावी द्वारा किया जा रहा है। गावी फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो CEPI, वैक्सीन गठबंधन, गावी, इन तीन के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है कोवैक्स का। क्लियर। इसका उद्देश्य सभी देशों को और वैक्सीन निर्माताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। हालांकि अमेरिका ने कोवैक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो क्वेश्चन बनता है यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड में कौन शामिल होने से इनकार किया है? तो अमेरिका इनकार किया है। क्लियर। और कोवैक्स का जो उद्देश्य है वो क्या है? सभी देशों को, वैक्सीन निर्माताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना इसका मेन उद्देश्य है। इसका उद्देश्य 2021 के अंत तक 2 बिलियन वैक्सीन खुराक को सुरक्षित करना और यह वैक्सीन राष्ट्रवाद को रोकने का भी काम करेगा। क्लियर। तो यूनिसेफ ने कोविड-19 वैक्सीन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विश्व भारती विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह मनाया गया। तो हाल ही में विश्व भारती विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह मनाया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, ठीक ना। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय कुलपति कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण आत्मनिर्भर भारत का सार है। विश्व भारती विश्वविद्यालय देश का सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसे सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी 1921 में। क्लियर। और 1951 में एक अधिनियम के द्वारा इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है विश्व भारती विश्वविद्यालय। क्लियर। और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा भी प्राप्त है। विश्व भारती विश्वविद्यालय को NIRF 2020 रैंकिंग में समग्र श्रेणी में 59वां स्थान प्राप्त हुआ था। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कैलाश सत्यार्थी की किताब कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान का हाल ही में विमोचन हुआ है। तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के हैं कि पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान का विमोचन किया गया है हाल ही में। विमोचन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र ने किया। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का लोकार्पण वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा संपन्न हुआ है। तो हाल ही में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान की पुस्तक के रचयिता कौन, के लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी हैं, ठीक ना। बाल अधिकार कार्यकर्ता, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। ITI छात्रों की डिजिटल स्किलिंग में सहायता करेंगे नेस्कॉम और माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन। तो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने प्रशिक्षण महानिदेशालय ने ITI छात्रों के लिए डिजिटल सामग्री प्रदान करने और कौशल विकास के लिए माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन
और नेस्कॉम के साथ मिलकर कार्य करने का फैसला किया है। कौन? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का प्रशिक्षण महानिदेशालय, ठीक ना, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन और नेस्कॉम के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया है। अब इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो इस पहल से देश भर के 3000 ITI संस्थानों के लगभग 1.2 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। इस पहल के तहत छात्रों को ई-लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इससे ITI छात्र भविष्य में रोजगार के लिए स्वयं को तैयार कर सकेंगे और इससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में भी आसानी होगी। क्लियर। बात करते हैं नेस्कॉम की। तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म परीक्षा में पूछ लेता है। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम का फुल फॉर्म है। तो नेस्कॉम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। यह सॉफ्टवेयर और सेवाओं में व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। जैसा कि बोला सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, तो सॉफ्टवेयर और सेवाओं में व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में शोध प्रगतियों को भी प्रोत्साहित करता है। यह भारतीय सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्लियर। तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड कंपनीज है। ठीक, सॉफ्टवेयर और सेवाओं में अपनी क्या व्यापार की सुविधा प्रदान करता है और भारतीय सोसाइटीज़ अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्लियर। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। अभी हाल ही में करंट में न्यूज़ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। राउरकेला में बनेगा देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। तो राउरकेला में हाल ही में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम देश का बनने जा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बनाया जाएगा। यह स्टेडियम 2023 में पुरुषों के हॉकी वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी भी करेगा। इस स्टेडियम में 20,000 दर्शक एक साथ बैठकर मैच देख पाएंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को इसकी घोषणा की थी। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ? राउरकेला में बनेगा। उड़ीसा के राउरकेला में बनेगा। 15 एकड़ ज़मीन पर इस स्टेडियम का निर्माण बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में कैंपस में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि हमने पहले घोषणा की है कि ओडिशा एक बार फिर 2023 में प्रतिष्ठित पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी या गौरवशाली मेजबान होगा। तो 2023 पुरुष विश्व कप हॉकी कहाँ होगा? ओडिशा में होगा। ठीक ना, भारत में। चलिए आगे देखते हैं। फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को 2023 तक स्थगित किया है। तो हाल ही में फीफा ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को रद्द कर दिया है। यह विश्व कप अब 2023 में आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया अंडर 20 और पेरू अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो अंडर 17 की मेजबानी पेरू और अंडर 20 की मेजबानी कौन? इंडोनेशिया करेगा। क्लियर। फीफा परिषद के ब्यूरो ने कहा कोविड-19 महामारी का अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में काफ़ी चुनौतियां पेश आ रही हैं। इसके चलते लगातार कई प्रतियोगिताएं समय सारणी में बदलाव किया गया है। इसके बाद देखते हैं अंडर 17 विश्व कप, महिला विश्व कप और फीफा के बारे में। तो 2022 में फीफा द्वारा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा 2022 में। क्लियर। इसके पहले इस विश्व कप का आयोजन भारत में 2020 में किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया। अब इसका आयोजन 2022 में भारत में किया जाएगा, अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन। ठीक, बात करते हैं फीफा की। तो फीफा के सदस्य देशों को 6 संघों के तहत वर्गीकृत किया गया है। भारत एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अंतर्गत आता है। फीफा की स्थापना 1904 में, कब? 1904 में डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्पेन और स्विट्जरलैंड के संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा की देखरेख के लिए की गई थी। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में है। फीफा स्विट्जरलैंड के कानून के तहत स्थापित किया गया है। क्लियर। तो फीफा 6 संघों के तहत वर्गीकृत किया गया है और इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। ज्यूरिख में इसका क्या मुख्यालय, हेडक्वार्टर है। क्लियर। तो ये थी हमारी 26 दिसंबर की करंट अपडेट, करंट अफेयर्स। कल यानी 27 दिसंबर करंट अफेयर लेकर हम फिर आएंगे। तब तक चैनल साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।